So the last topic we discussed was scalar product, which we also called as dot product. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने लास्ट क्लास में किया. Today's topic is वेक्टर प्रोडक्ट, ये उसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? When the product of two vector quantities, दो वेक्टर्स जो मे बी डायमेंशनली सेम ना हो वो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. When the product of two vectors is a vector quantity, एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर आ रहा है, then such a product is called as a वेक्टर प्रोडक्ट, या उसी को दूसरा नाम हम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस वर्ड इसीलिए कि हमने उस प्रोडक्ट को सिंबलाइज करने के लिए एक क्रॉस सिंबल का यूज किया, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं. सो इट इज ए वेक्टर, मान लीजिए दो वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर्स थे, इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करने पर फिर एक वेक्टर ही आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इसको प्रोनाउंस भी आप ऐसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आने वाला है क्वांटिटी वो भी एक वेक्टर है. सपोज दैट क्वांटिटी इज सी वेक्टर. यहाँ पे मैंने कुछ अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. ये जस्ट एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर आ रहा है. देन सच ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आगे हम लोग अभी अपने सिलेबस में पढ़ेंगे. देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव कोटेड हियर, लाइक इन सर्कुलर मोशन व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, उसके पास सर्कल में घूमते हुए उसके पास एक टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी होती है ना. अगर ये उसका रेडियस वेक्टर है तो ये घूमते हुए उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है. एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड एज ओमेगा. देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर. आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये पोजीशन वेक्टर है अगर उस पार्टिकल का, तो उसकी जो टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी है v वेक्टर, इट इज गिवन बाय ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ये सब कैसे होता है, ये सब चीजें अभी हम लोग जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे. फॉर टाइम बीइंग आई एम जस्ट टेलिंग सम एग्जांपल्स कि वेयर दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड. इसी रोटेशन मोशन में या सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे जब एक बॉडी पर एक फोर्स एक बॉडी को रोटेट करने में हेल्प कर रहा होता है तो उस फोर्स की वजह से उस पर एक टॉर्क क्रिएट होता है. ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू क्रिएट अ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज टॉर्क. तो टॉर्क वेक्टर है, तो टॉर्क वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स वेक्टर. ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर एक वेक्टर है. ठीक है. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम, एक पार्टिकल सर्कल में जब घूम रहा होता है तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है. एंगुलर मोमेंटम इज आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. एंड आगे हम मैग्नेटिज्म में जब हम आएंगे तो फोर्स ऑन ए पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे. तो वहां पर फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ, this is a scalar quantity, charge multiplied by, this is the product of two vectors, velocity vector and magnetic field vector. तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं where cross product is being used, and ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिखे आपके सामने जब आएंगे तो you will very well understand all these expressions. अभी आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल है कि where cross product is being used. हमारा आज टारगेट इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ना है. इसको कैसे फिजिक्स में अप्लाई करेंगे वो हम आगे फिजिक्स में पढ़ते चलेंगे. ठीक है, तो आज हम इसकी पहले वेक्टर प्रोडक्ट की टोटल मैथमेटिक्स पढ़ लें. एज अ टूल हम इसको आज पढ़ना चाहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे यूज होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आगे, तो देखिए मैंने क्या लिखा, सी वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर था, तो हमारे सामने दो सवाल है कि ये जो क्वांटिटी आने वाली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सी वेक्टर, उस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा. जैसे आपने ए डॉट बी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आपने किया था तो उसका एक मैग्नीट्यूड मिला था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन. ये मैग्नीट्यूड था. हमें जरा मैग्नीट्यूड की जरूरत थी क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर था. लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सवाल है. यहाँ तो पहला सवाल ये है कि सी वेक्टर अगर ए क्रॉस बी है तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ये था. लेकिन सी बी में वेक्टर, तो हमारे सामने एक दूसरा सवाल ये भी है कि सी का डायरेक्शन क्या होगा. क्या वो ए की डायरेक्शन में होगा, क्या वो बी की डायरेक्शन में होगा, या फिर और किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा. तो ये दोनों बातों को हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर. So let us begin with what is the magnitude of C vector. तो पहले सवाल का आंसर ढूंढते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ C vector.
इट इज गिवन बाय C वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अगर C वेक्टर A क्रॉस B था तो मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ठीक है, इसको आप चाहो तो सिर्फ C भी लिख सकते हो, सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नो सिंपल मींस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वहां देखिए डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा था, यहां ये sin थीटा है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर was C वेक्टर, then magnitude of C वेक्टर is the product of magnitude of A and the product of and the magnitude of B multiplied with the sine of the angle between the two vectors। और एंगल कैसे निकालना था ये मैंने आपको बताया था। ये रहा एक वेक्टर, देखिए सपोज दिस वाज वेक्टर A, दिस वाज वेक्टर B। मैंने आपको दिखाया दोनों एज को इनिशियल वेक्टर्स, then the smaller angle between these two vectors is called as the angle between these two vectors। तो यहाँ पर करना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कितना है और इस एंगल का sin थीटा। ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। इसका फिजिकल मीनिंग भी मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। तो पहले तो ये मैग्नीट्यूड समझ लीजिए। जैसे अगर मैंने लिखा टॉर्क, फॉर एग्जांपल अगर टॉर्क वेक्टर था R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज R into F sin थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, R और F के बीच का एंगल अगर थीटा था तो टॉर्क वेक्टर इज R into F sin थीटा। L वेक्टर इज R क्रॉस P, so magnitude of L will be R into P sin थीटा, like that। ठीक है, so this is first part, magnitude of this vector C। दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये पहली बात है। दूसरी बात डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कैसे निकाला जाए और उसको कैसे फाइंड आउट करने के रूल्स हैं, उसके लिए हमारे पास नियम क्या है। तो सेकंड थिंग इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने ड्रॉ किए सपोज ये दोनों वेक्टर्स, ये थे आपके A वेक्टर एंड B वेक्टर। इधर A भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, मैंने जस्ट रैंडमली कहीं चूज किया। तो इफ C वेक्टर इज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि C वेक्टर A क्रॉस B है या B क्रॉस A है, ये बात इंपॉर्टेंट है। B क्रॉस A का मतलब अलग हो जाएगा, A क्रॉस B का मतलब अलग हो जाएगा। तो अभी मैं C को बता रहा हूं, जो A क्रॉस B के इक्वल है तो C का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन में पहली बात, डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर इज परपेंडिकुलर, वेक्टर C इज, पहली बार मैं बता दूं डायरेक्शन में कि C वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर के लिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि C वेक्टर एक ऐसे डायरेक्शन में है कि उसका एंगल A वेक्टर के साथ और उसका एंगल B वेक्टर के साथ, दोनों के साथ 90 डिग्री। तो सोचिए जरा C वेक्टर किधर हो सकता है। क्या C वेक्टर इधर है, ये एंगल 90 है, अगर ये 90 है तो B के साथ 90 डिग्री। क्या C वेक्टर ऐसा है कि वो B के साथ 90 बना रहा है, फिर वो A के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो किधर है वो, किस तरह बनाऊं कि C वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह बनाऊं कि वो A के भी 90 हो, B के भी 90 हो। क्या ऐसा बना दूं, A के 90 हो गया लेकिन B के साथ फिर 90 नहीं। Where should be the direction of C so that it is perpendicular to both A and B? Can you guess? कुछ guess कर सकते हैं कि C किधर दिखाऊं मैं? हाँ, देखिए एक डायरेक्शन आपको समझ में आ सकता है कि अगर मैं C वेक्टर इधर बोर्ड में बनाऊं ही नहीं, इट इज नॉट ऑन द बोर्ड, ऐसा बना बाहर आता हुआ, तो देख रहे हैं आप वो B के साथ 90 डिग्री पर है। आपको इमेजिन करना है कि ये मैंने परपेंडिकुलर बोर्ड के बाहर बना दिया, तो ये वाला एंगल इमेजिन करेंगे, तो ये वाला एंगल इमेजिन करेंगे, क्या ये दोनों एंगल 90 है ना। लेकिन ये बाहर ही क्यों बना हुआ है, अंदर भी तो बना सकता था। अंदर की तरफ अगर बना दूं, ये अंदर चला जा रहा है, ये B वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ वाला एंगल देखिए 90 है, A वेक्टर इधर है, यहाँ वाला भी एंगल 90 है। तो मतलब एक डायरेक्शन पॉसिबल ये दिख रहा है कि जो C वेक्टर है वो बोर्ड के अंदर या बाहर की तरफ पॉइंटिंग इन हो या पॉइंटिंग आउट हो। तो कौन सा डायरेक्शन, इन दोनों में से ही कोई एक है
तो कौन सा है, लेट अस फाइंड आउट, उसके लिए नियम हम बनाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। अब उसका डायरेक्शन ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए कि वो अंदर है कि बाहर की तरफ पॉइंटिंग है, उसके लिए हमारे पास है एक रूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल आपको रटने की जगह उसका इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। वैसे मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट क्या है, मैं राइट हैंड थंब रूल का लिख देता हूँ, आपको अभी तो याद ही करना पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट आप पहले समझ लीजिए एक बार, क्या है स्टेटमेंट इसका। इट सेज कि डायरेक्शन ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए जो हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं, कि if the thumb of the right hand is kept perpendicular to the fingers, right hand, पहली बात आपको अपना राइट हैंड यूज करना है इसमें डायरेक्शन ऑफ सी पता करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए आई डोंट सजेस्ट कि आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रट डालिए, ऐसा मत करिए। आप इस स्टेटमेंट को पूरा समझ लें कि हम क्या करने वाले हैं, और जैसे ही समझ में आएगा बिल्कुल वैसे के वैसे आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल कोई ये कोई न्यूटन का लॉ नहीं लिख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल शब्द टू शब्द बिल्कुल एकदम मिला के लिखना है। आप समझ लीजिए और जैसा बिल्कुल आपको लॉ समझ में आ जाएगा तो वैसा का वैसा आप अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, ये रहा आपका राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, इसमें जो मेरी फिंगर्स हैं, फिंगर्स थंब के परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेच करके रखता है, ठीक है। इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड इज केप्ट, thumb of the right hand is kept perpendicular to the fingers and fingers are stretched along the direction of the first vector। अब जब इसमें मैं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करता हूं तो इसमें से एक पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, इसका पहला और दूसरा होना ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पहला है कौन सा दूसरा, जैसे मैंने कहा हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते थे, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखते, बी क्रॉस ए लिखा तो मतलब बदल जाएगा उसका, ठीक है। तो पहले ए वेक्टर है फिर दूसरा बी वेक्टर। तो पहला जो वेक्टर उसमें है, उस ऑर्डर में जो पहला वेक्टर है, आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स के टिप्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, थंब तो बस परपेंडिकुलर रहने दीजिए। अब देखिए जैसे इस फिगर में देखते हैं कि ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, मेरी फिंगर्स थंब के परपेंडिकुलर है और मुझे अपने फिंगर के टिप्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ करना है। अब पहले वाले वेक्टर की तरफ करना मतलब ऐसे करना है ना, एक ही तरफ, लेकिन ऐसे ना रखकर मैं ऐसे रख दूं तो भी तो एक ही तरफ है, ऐसे ना रख के मैं ऐसे रख दूं अभी भी थंब देखिए परपेंडिकुलर, अब ऐसे रख दूं अभी भी एक ही तरफ। कितने तरीके, ऐसे तो इनफाइनाइट तरीके होंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, है ना, कि मेरी फिंगर के टिप्स एक ही तरफ हैं और थंब उसके परपेंडिकुलर है। देखिए इन सभी सिचुएशन में मेरा थंब फिंगर्स के परपेंडिकुलर भी है और फिंगर एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़िए तो आपको अभी पता चल जाएगा कि आपके हाथ को कैसे रखना है। Fingers are stretched along the direction of the first vector, ठीक है, of the cross product, such that, कैसे रखना है आपको, such that the fingers can be curled। curl का मतलब, curl करना मतलब उनको मोड़ सकना। अब मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा नहीं है जो अपनी फिंगर्स को पीछे मोड़ सकता हो, ऐसे ही मुड़ती है ना सबके फिंगर्स, इस तरफ मोड़ सकते हैं। आपको करना ये है कि such that the fingers can be curled towards the second vector, towards the second vector, कि जब मैं अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखूं तो मैं अपने फिंगर्स को घुमा सकूं और जब मैं घुमाऊं तो वो बी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं अगर ए की तरफ ऐसे रखूं, थंब परपेंडिकुलर है, मैं ऐसे घुमा रहा तो क्या मेरी फिंगर्स बी की तरफ जा रही है, क्या मेरी फिंगर्स ऐसे हो जा रही है, नहीं हो रही, तो मैं फिंगर्स नहीं घुमा पा रहा। मुझे घुमाना ऐसे है लेकिन मेरी फिंगर्स बी की तरफ जा नहीं रही, तो कैसे रखूं कि मेरी फिंगर्स बी की तरफ चली जाए। एक ही ऑप्शन है कि मैं अपने फिंगर्स को ऐसे रखूं, थंब परपेंडिकुलर, फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ। अब मैं घुमा रहा हूं, ध्यान दीजिए मुझे जो एंगल फॉलो करना है घुमाने के लिए, कौन सा फॉलो करना है, स्मॉलर एंगल, थ्रू द स्मॉलर एंगल, ठीक है। आई कर्ल टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, थ्रू द स्मॉलर एंगल। एंगल हमें छोटा वाला ही फॉलो करना है, ऐसे ना करना है कि एक ही तरफ तो है, देखिए मैं घुमा रहा हूं फिंगर्स घूम भी रही है और घूमते बी की तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं, बड़ा वाला एंगल फॉलो नहीं करते, स्मॉलर एंगल एक ही तरफ स्ट्रेच करना है, फिंगर्स को ऐसा घुमाना है
कि मैं अपनी फिंगर्स को घुमाऊं तो वो बी की तरफ आ सके, घुमाने पर वो बी की तरफ जा रही है, बी की तरफ हो रही है, ठीक है, ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाने पर वो बी की तरफ जा सके, इस एंगल को फॉलो करना है। तो थंब किधर है, वो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वो सी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो पॉइंटिंग आउट है तो परपेंडिकुलर हो गया। तो जिस प्लेन में, ठीक है, तीसरी बात, तो सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a vector and b vector। जिस प्लेन में, जैसे ये वाला बोर्ड जो है वो हमारा प्लेन था जिसमें a वेक्टर और b वेक्टर थे, तो जिस प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर होंगे, c वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर दो हो सकते थे क्योंकि पॉइंटिंग आउट भी परपेंडिकुलर है, पॉइंटिंग इन भी परपेंडिकुलर है, तो हमें उसका डायरेक्शन पता करने के लिए इस नियम का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? fingers stretched perpendicular to the thumb, fingers kept first in the direction of first vector of the cross product, turn those right fingers through the smaller angle towards the second vector। अब देखिए मैं अगर अपनी फिंगर्स को ऐसा रखा तो मैं टर्न तो कर रहा हूँ लेकिन मैं लार्जर एंगल फॉलो कर रहा हूँ, वो नहीं करना था मुझे। ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसा करने पे मैं अपनी फिंगर्स बी की तरफ नहीं जा पा रहा, ऐसे रख रहा हूँ तो भी मेरी फिंगर्स बी की तरफ नहीं आ पा रही, तो इधर नहीं जा रही है, ठीक है। ऐसे ही एक ऑप्शन था कि मैं अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमा पा रहा हूँ, तो थंब डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर आ गया। तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका हो। तो आई सपोज ये लॉ समझ में आना चाहिए, ये वाला रूल समझ में आना चाहिए। लॉ नहीं, रूल है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। एनी डाउट्स एनीबॉडी? चलिए इस एग्जाम्पल में मुझे बताना है आपको कि अगर हम a क्रॉस b कर रहे हैं, a क्रॉस b, इस डायग्राम को देखकर बताएंगे कि उसका डायरेक्शन किधर है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b? b वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फर्स्ट आप ऐसा ना कर दें कि a ये रहा, b ये रहा, है ना, तो a क्रॉस b कैसे करें? कैसे करें? a इधर है, b इधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b? तो करने का तरीका ये है, पहले तो आप इनके बीच में एंगल कहाँ है वो पता करें। तो आपको दोनों वेक्टर्स को पहले तो ऐसे ड्रॉ करना है कि एज इफ दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, या तो b को शिफ्ट करके यहाँ ले आए ऐसा, है ना, या फिर a को शिफ्ट करके आगे ले जाए ऐसा, कि मैं सपोज a को शिफ्ट करके यहाँ कर रहा हूँ, दिस इज नाउ a वेक्टर, उसको बस आगे खिसका, तो ये बन गया उनके बीच का स्मॉलर एंगल। ये एंगल उन दोनों के बीच का एंगल नहीं था, angle is the smaller angle between the two vectors when the two vectors are shown as co-initial vectors। अब आपको a क्रॉस b करना है, तो पहले आप अपने राइट हैंड फिंगर्स a की तरफ स्ट्रेच करें, देन b की तरफ इस एंगल को फॉलो करते हुए टर्न करें, ठीक है, ये टर्न करना है। तो डायरेक्शन क्या मिला? डायरेक्शन इज, हम ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? जिसपे a और b है। लिखने का मतलब नहीं, लिखना नहीं पड़ता, समझ में आया? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग किस तरफ? पॉइंटिंग आउटसाइड, पॉइंटिंग आउटसाइड की डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b है। देखिए एक बार एग्जांपल, मैंने अभी आपको एक टॉर्क बताया था। मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसे लगाया है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है फोर्स, तो ये हम कहते हैं टॉर्क लगता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? if the torque was given as r vector cross f vector, what is the direction of torque in this figure? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड? फिर वही देखिए इसमें भी है कि दोनों वेक्टर्स को इनिशियली नजर नहीं आ रहे हैं, तो आई मस्ट शो द टू वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर्स। तो मैं ऐसा करता हूं कि r वेक्टर को आगे की तरफ प्रोसीड कर देता हूं, ऐसा कि ये r वेक्टर, ये वेक्टर यहां से ना ड्रॉ करके यहां से ड्रॉ किया होता तो ऐसा होता, है ना। तो ये दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल आता है। ध्यान दीजिए, ये एंगल, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें करना है r क्रॉस f, तो आप अपने राइट हैंड फिंगर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स r की तरफ स्ट्रेच करें, ऐसे या ऐसे। कैसे करें कि हम अपने फिंगर्स को f की तरफ टर्न कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन, r से f की तरफ ऐसे टर्न कर सकते हैं स्मॉलर एंगल को फॉलो करते हुए।
थंब इज पॉइंटिंग आउट। ठीक है, इसी फिगर में देखिए अगर मैं इस फोर्स को इधर ना दिखाकर इधर दिखा देता, ये एफ है, तो अब देखिए एंगल ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। और अब अगर आप आर क्रॉस एफ करें तो दिस इज आर क्रॉस एफ, किधर आ रहा है? पॉइंटिंग इनवर्ड्स आ रहा है। आर क्रॉस एफ इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। और एक बात समझते हैं, देखिए मेरे पास अगर दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखिए दिस इज ए वेक्टर and let this is b vector, this is the smaller angle between them. Let's find out what is the direction of a cross b. First of all, a cross b का डायरेक्शन क्या देखा हमने? Stretch your fingers in the direction of a, turn it in the direction of b like this, smaller angle, a cross b, क्या मिला? Pointing out, ये मिला। जबकि अगर आप b क्रॉस a करते, b क्रॉस a करते, तो आप अपनी राइट हैंड फिंगर्स को पहले आप b की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दिस इज b, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ b, ऐसे। लेकिन मैं अगर ऐसे टर्न करके इधर ले जाऊंगा तो मैं a की तरफ नहीं जा रहा हूं, तो हाउ शुड आई कीप माय फिंगर्स? एक्चुअली आई शुड कीप माय फिंगर्स लाइक दिस, सो दैट आई कैन टर्न माय फिंगर्स फ्रॉम b टू a इन दिस मैनर, b टू a। तो थंब किधर है इस केस में? पॉइंटिंग इनवर्ड्स, इस केस में आया पॉइंटिंग इनवर्ड्स। So this is why I told you कि order of the product is important, कि आप A क्रॉस B फाइंड आउट कर रहे हैं या B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, A क्रॉस B पॉइंटिंग आउट था तो B क्रॉस A पॉइंटिंग इनवर्ड्स था। ठीक है, आई थिंक इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड आपको मैंने बता दिया। Just as we studied about the properties of dot product, similarly let us see what are the some properties of cross product. तो पहली प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था a डॉट b वाज इक्वल्स टू b डॉट a, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। मतलब a क्रॉस b इज नॉट सेम एज b क्रॉस a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट मैग्नीट्यूड देखिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a b sin थीटा है, तो b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड भी b a sin थीटा हो जाएगा, which can be again written as a b sin थीटा। So however मैग्नीट्यूड्स तो सेम हैं, लेकिन क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a अभी जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि वो डायरेक्शन सेम नहीं होते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हो और डायरेक्शंस भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शंस क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट थे, तो वी कैन से दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a। इट इज नॉट इक्वल, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के नेगेटिव के इक्वल, नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a कर दें दैट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, वेयरएवर इट इज a क्रॉस b आप उसको माइनस b क्रॉस a लिख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो थी, देखिए आपने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था ये फॉलो हो रही थी, वो यहाँ पर भी हो रही है विद सम इंपॉर्टेंट फीचर्स कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता था कि अगर b और c वेक्टर्स दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे थे कि डायमेंशनली सेम वेक्टर्स होंगे, लेकिन इन दोनों के सम को हमें वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना था। a क्रॉस b प्लस c अगर करना है तो ये जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब इट कैन बी रिटन एज a क्रॉस b वेक्टर फर्स्ट प्लस a क्रॉस c वेक्टर। मतलब आप a को b से क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, a को c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए और फिर उन दोनों को ऐड कर लीजिए, या फिर पहले आप b प्लस c को ऐड कर लीजिए और जो वेक्टर्स b को c को ऐड करने से आया उसका प्रोडक्ट फिर a के साथ कर लीजिए। तो ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएंगे। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ subtraction also कि a cross b minus c is also a cross b minus a cross c। लेकिन इस प्रोडक्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ राइटिंग वेक्टर्स है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आप इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये ऐसा लिखा होता है कि a प्लस b पहले है, a प्लस b वेक्टर का प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ करना है, तो यू कैन नॉट राइट c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस। अब देखिए a पहले आ गया, b c बाद में, तो दिस प्रोडक्ट विल बी रिटन एज a क्रॉस c
प्लस बी क्रॉस सी. इट कैन नॉट बी रिटन एज सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, क्योंकि वो सी क्रॉस ए तो नेगेटिव हो जाएगा इसका. क्लियर? एंड सेम एज इन द केस ऑफ नेगेटिव माइनस के केस में सब्ट्रैक्शन के a माइनस b वेक्टर क्रॉस c होगा, देन इट शुड हैव बीन रिटन एज a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c. तो कौन सा वेक्टर पहले है, कौन सा वेक्टर बाद में है, ये ऑर्डर इस प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट होता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, बट वी शुड टेक केयर ऑफ राइटिंग दोज वेक्टर्स इन ए करेक्ट ऑर्डर. थर्ड प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं रिगार्डिंग डायरेक्शंस, कि अगर c वेक्टर a क्रॉस b होता है तो c वेक्टर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. c वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होता है, c वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होता है. इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ करूं तो वो भी 0 आएगा, और c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ करूंगा तो वो भी 0 आएगा. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट्स में कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो सिंस c वेक्टर इज a क्रॉस b, तो c वेक्टर I said is perpendicular to a as well as b. That means if I perform c dot a, c dot a, that should be 0. c dot b, that also should be 0. Let us go to the next property. See, these are the other properties. Since हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या है, इट इज a b sin थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ a b है. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट वेक्टर a क्रॉस b, जब a क्रॉस b लिखा था तो इट्स मैग्नीट्यूड इज a b sin थीटा. तो a क्रॉस b तो एक वेक्टर है, उसका एक डायरेक्शन भी है. तो c वेक्टर का डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से निकालना सीखा. तो हम क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी वेक्टर लिखते थे कि एक वेक्टर मान लीजिए कोई फोर्स वेक्टर था, तो हम कैसे लिखते थे, फोर्स वेक्टर अगर 50 न्यूटन का है तो उसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर आई कैप लगा देते थे. इससे समझ जाते थे फोर्स 50 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर लगा देते थे हम वो बता देता था कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में. लाइक दैट कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हम उसको ऐसे लिख रहे हैं कि सी वेक्टर जो a क्रॉस b है उसका मैग्नीट्यूड तो a b sin थीटा है, लेकिन उसका डायरेक्शन आप एक यूनिट वेक्टर से बता दीजिए. एंड यूनिट वेक्टर इज नॉट एसेंशियली ऑलवेज आई कैप जे कैप और के कैप हो सकता है. यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ये वाला यूनिट वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में है, जो कि मैंने कहा a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है. c वेक्टर किधर होता था, a और b दोनों के परपेंडिकुलर. तो ये वाला यूनिट वेक्टर a और b दोनों के परपेंडिकुलर है एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय दैट सेम राइट हैंड हम रूल की a क्रॉस b करिए तो वो जो डायरेक्शन है वो n कैप का डायरेक्शन है. तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर गिव्स अस a क्रॉस b. अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, इसी डेफिनेशन के बेसिस पर अगर मैं फाइंड आउट करूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस a, एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मींस सॉरी a है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर a इज अनदर a इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. इन दोनों वेक्टर्स का एक वेक्टर a है उसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर भी a है, तो दोनों के बीच में एंगल तो 0 ही होगा. तो साइन 0 इज 0, तो a क्रॉस a का मैग्नीट्यूड कितना है, 0. दैट मींस a वेक्टर, कोई भी वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर दें तो देन दैट मींस द टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, है ना. तो दो वेक्टर्स अगर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, जिसमें से जो वेक्टर a था वो मान लीजिए 0 वेक्टर नहीं था, लेकिन उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ करने पर वो 0 आता है, इसका मतलब है कि वो दो मतलब वो 0 आ रहा है. अगर ऐसे कोई दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, इफ a क्रॉस b अगर वो प्रॉपर्टी में था तो अभी अगर a क्रॉस b करने पर भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है. एक प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर a वेक्टर कोई 0 वेक्टर नहीं है, b वेक्टर भी 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तब कितना हो जाएगा, उस केस में जाएगा a into b sin 90. sin 90 means 1, so the product will be a into b. Magnitude of a cross b will be maximum, that is a into b. The maximum is when the two vectors are perpendicular. देखिए ये देखिए लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको एक और प्रॉपर्टी इसके बाद बताता हूँ मैं. ये एक और प्रॉपर्टी है, दिस इज द फिजिकल मीनिंग. आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग इस प्रॉपर्टी में मिल जाएगी. अगर a क्रॉस b हमने लिखा था इट इज a b sin थीटा. हाँ, मान लीजिए वो दो वेक्टर्स ये रह गए, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b. a वेक्टर b वेक्टर और उनके बीच में एंगल है थीटा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज a b sin थीटा. मैं इसका ऐसा लिख दूं अगर a टाइम्स b sin थीटा, b sin थीटा को अलग कर देता हूं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट b sin थीटा. मैं अगर इस फिगर में
ये जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। देखिए इसको एक डायगोनल मानते हुए इधर मैंने एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनाया। बी वेक्टर इज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एक्चुअली रेक्टेंगल। ओके, तो इस वेक्टर, इस डायगोनल में, सॉरी इस पैरेललोग्राम में, दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, दिस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर था तो उसके साथ थीटा एंगल बनाने वाला कंपोनेंट क्या होता था? बी cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो रहा है बी sin थीटा। नाउ लुक, व्हाट इज बी sin थीटा? बी sin थीटा इन दो वेक्टर्स ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम को, ये जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ए और बी उस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। ए और बी से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट, मतलब उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? b sin theta। तो what is our product ab sin theta? Product is magnitude of a, magnitude of a मतलब इस पैरेललोग्राम का बेस, बेस क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, जबकि इसकी हाइट क्या है? हाइट इज b sin theta, b sin theta। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It is representing magnitude of a vector multiplied by b sin theta, means it is the product of base of a parallelogram multiplied by height of that parallelogram, that parallelogram whose two adjacent sides are vectors a and b। वेक्टर a और b जिसका क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, जिस दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उन दोनों वेक्टर्स से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, magnitude of a cross b is representing that area। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो अगर मुझे दो वेक्टर्स a और b दिए हुए हैं कि वो दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम बनना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सिंपल सा मेथड है कि हम उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर होता है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दें, दैट गिव्स यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दोस टू वेक्टर्स एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। नाउ एक और बात ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका एक डायगोनल ड्रॉ करूं, कैन यू सी ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए, एंड यू हैव डन इट, आई थिंक क्लास 10 में प्रूव भी किया होगा कि व्हेनेवर a diagonal is drawn in a parallelogram, the parallelogram is divided into two congruent triangles। ठीक है ना? एक पैरेललोग्राम का डायगोनल, एक पैरेललोग्राम को कोई भी ट्रायंगल, ये वाला डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ये वाला बना दें तो ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। कोई भी डायगोनल बना देते हैं तो वो पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर एरियाज में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जब निकाला तो वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकला। तो अगर मैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का आधा कर दूं, that will give me the area of the triangle formed by the vectors a and b। a वेक्टर और b वेक्टर से जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है मुझे, तो फिर मुझे a क्रॉस b करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका आधा कर देना है। हाफ ऑफ a क्रॉस b इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स a and b। ओके, एक प्रॉपर्टी मैं इसी से कि जैसी एक प्रॉपर्टी और बता दूं कि दैट इफ द टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी बना लीजिए कि दैट इफ a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, बट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, मतलब a वेक्टर ऐसा है, b वेक्टर भी ऐसा ही है, तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, कोलिनियर का मतलब एंगल कितना हो गया? उनके बीच में एंगल 0 हो गया, तो a क्रॉस b कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 0, सो द प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, so it means that if you have this product a cross b to be 0, you can therefore confirm that a vector and b vector are collinear vectors। तो देखिए a डॉट b करके हम a डॉट b is equals to 0 बताकर ये प्रूव कर देते थे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अगर a क्रॉस b जिसपे a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं। So this is called as condition of collinearity।
condition of collinearity of vectors. A dot b is equal to 0 is called as condition of perpendicularity of vectors. ध्यान दोनों की प्रॉपर्टीज में दोनों ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. What is the condition of perpendicularity of vectors? A dot b is equal to 0. What is the condition of collinearity of vectors? It is A cross b is equals to 0. Magnitude A cross b is equals to 0. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट मैं भी इस वेक्टर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूंगा अगले लेक्चर में, इन विच आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स व्हेन वेक्टर्स आर गिवन टू यू इन कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म्स विद i, j एंड k कंपोनेंट्स जब आपको दिए रहते हैं तो हम उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा भी सीखेंगे उसका. दैट इज ऑल फॉर टुडे.